नमस्कार। लाट के स्वामी शंखराज पर जो विजय प्राप्त हुई उसकी कीर्ति समूचे गुजरात में फैल गई। इस अभियान में गुजरात का केवल एक सैनिक वीरगति को प्राप्त हुआ, भुवन पाल। उस वीर सैनिक की स्मृति चिरस्थायी करने के लिए खंभात के समुद्र तट पर एक शिवालय का निर्माण किया गया। उस शिवालय में प्रथम पूजा हेतु बुलाया गया भुवन पाल के वृद्ध माता पिता पत्नी को। साथ ही उनकी आजीविका का समुचित प्रबंध किया गया। देखने में यह एक सामान्य घटना थी, किंतु इसने गुजरात के जनसाधारण में चेतना की लहर ला दी। जो भी राज्य के लिए समर्पित होगा, राज्य उसे स्मरण रखेगा, यह भरोसा बड़ी बात थी। अब गुजरात के पास न कोष की कमी रही और न उत्साही सैनिकों की। खंभात के बाद शुरू हुआ वनथली अभियान। आखिर जो नराधम अपनी बहन के जेवरों को ही लूट कर ले गया, उसे कैसे क्षमा किया जा सकता था। स्वयं राणा वीरधवल ने वनथली अभियान का नेतृत्व किया, किंतु रानी जयलता का पीहर मोह जागृत हुआ और उन्होंने आग्रह किया कि उन्हें एक बार अवसर दिया जाए अपने भाइयों को सन्मार्ग पर लाने का। अगर वे अपनी भूल स्वीकार कर क्षमा मांग लें तो वनथली पर आक्रमण की आवश्यकता ही न रहेगी। राणा की अनुमति से रानी वनथली पहुंची, किंतु यह क्या, उनके भाई चामुंड राय और संग्राम सिंह ने तो उनके आगमन को ईश्वरीय वरदान माना और उन्हें व युवराज वीरम देव को गिरफ्तार कर धौल के समाचार भेज दिया कि अगर इन लोगों को जिंदा देखना चाहते हो तो वनथली की ओर आंख भी मत उठाना। राणा यह सुनकर अवाक रह गए। कोई मनुष्य इतना अधम भी हो सकता है? यह कल्पना से परे की बात थी। अब सवाल यह था कि अगर वनथली पर आक्रमण न भी किया जाए तो प्रतिष्ठा तो जाएगी ही, और साथ साथ क्या रानी और राजकुमार कभी वापस धौल के आ सकेंगे? निश्चय हुआ कि आक्रमण तो करना ही होगा और रणनीति के तहत दो प्रकार से कार्यवाही हुई। एक तो राणा वीरधवल के नेतृत्व में सीधा आक्रमण और दूसरा गुप्तचर कीर्तिदेव और सेनापति तेजपाल का गोपनीय ढंग से वनथली गढ़ में प्रवेश। दोनों ही अभियान सफल रहे। जिस समय राणा के आक्रमण के कारण सभी का ध्यान उस ओर था, कीर्तिदेव ने अपने कौशल से गढ़ के पिछले भाग पर चढ़ने और फिर रस्सी के सहारे तेजपाल को भी ऊपर लाने में सफलता प्राप्त कर ली। प्रत्यक्ष युद्ध में राणा विजयी हुए। वनथली के शासक दोनों भाई मारे गए। साथ ही साथ तेजपाल व कीर्तिदेव भी रानी व युवराज को सुरक्षित मुक्त कराने में सफल हुए। गुजरात की कीर्ति गाथा में एक अध्याय और जुड़ गया। अब गुजरात दो प्रकार से प्रसिद्ध हो रहा था, अपने शौर्य के कारण भी और आमात्य वस्तुपाल के काव्य और साहित्य प्रियता के कारण भी। यह ख्याति गौड़ प्रदेश के एक श्रेष्ठ कवि हरिहर के कानों में भी पड़ी, जो पूरे भारत में अपनी वाक्पटुता और काव्य के कारण दिग्विजय सी करते घूम रहे थे। हरिहर धौल के जा पहुँचे। उस समय वस्तुपाल वहाँ नहीं थे, वे खंभात और भृगु कक्ष की ओर गए हुए थे, किंतु राणा वीरधवल और राजगुरु सोमेश्वर ने उनका यथोचित सत्कार किया। स्वाभाविक ही सभागृह में काव्य गोष्ठी का आयोजन हुआ। उसमें सोमेश्वर ने उन 108 श्लोकों का वाचन किया जो उन्होंने राणा द्वारा बनवाए गए वीर नारायण के मंदिर में अंकित करवाने हेतु रचे थे। सभी लोग वाह वाह करते हुए उन छंदों का आनंद ले रहे थे। बस पंडित हरिहर प्रतिक्रिया शून्य रहे। इस पर राणा ने उनसे पूछा, क्या बात है, आपको राजगुरु का काव्य पसंद नहीं आया? हरिहर ने गंभीर भाव से कहा कि निसंदेह काव्य अत्युत्तम है, लेकिन इसमें बस एक ही कमी है, यह सोमेश्वर जी द्वारा रचित नहीं है, यह चुराया गया है। सारी सभा में सन्नाटा छा गया।
राजगुरु सोमेश्वर और काव्य चोर, इतना बड़ा आरोप। राणा ने क्रुद्ध होकर कहा कि आपके पास आपके कथन का क्या प्रमाण है? हरिहर उसी गंभीरता से बोले, यह सभी छंद मैंने उज्जैनी के भगवान महाकालेश्वर मंदिर की दीवारों पर अंकित देखे हैं। अच्छे लगे इसलिए मैंने कंठस्थ भी कर लिए। आप कहें तो भी आप सबको हूबहू सुना सकता हूँ। और हरिहर ने वे सभी 108 छंद जैसे के तैसे सुनाकर सबको चकित कर दिया। सोमेश्वर पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। वे चुपचाप सभा से उठकर अपने घर गए और अपनी सारी रचनाओं की पोटली बांधकर नदी किनारे पहुंच गए। जिस समय वे नदी में जल समाधि लेने जा रहे थे, संयोग से अमात्य वस्तुपाल वहां आ पहुँचे और दिलासा देकर उन्हें वापस लाए। वस्तुपाल एक मालवी भट्ट का वेश बनाकर उस स्थान पर पहुँचे जहां हरिहर ठहरे हुए थे। हाल ही में मिली विजय ने हरिहर को गर्व के ऐरावत पर बैठा दिया था। योद्धावेशी अमात्य ने पहुंचकर उनके उस अहंकार की आग पर और घृत डालते हुए कहा, वाह वाह, आपने खूब मान मर्दन किया गुजरातियों का। और यह भी अच्छा हुआ कि आपके सौभाग्य से अमात्य वस्तुपाल यहाँ नहीं थे। यह सुनकर हरिहर चौंके और पूछा, इसका क्या मतलब? अमात्य होते तो क्या अंतर पड़ता? योद्धा कुटिलता से मुस्कुराकर बोला, अमात्य होते तो वे पहले किसी को उज्जैनी भेजकर आपके कथन की सत्यता जांचते। हरिहर के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उन्होंने पूछा, तुम उज्जैनी कब जा रहे हो? योद्धा ने कहा, बस आपसे मिलकर तुरंत ही निकल रहा हूँ। हरिहर ने अपने गले में पड़ी मोतियों की माला उतारकर उसे देते हुए कहा, तुम अच्छे व्यक्ति हो, मेरा पत्र ले जाकर उज्जैनी नरेश को देना, वे तुम्हें पर्याप्त लाभ पहुंचाएंगे, सम्मानित करेंगे। बस जल्दी से जल्दी वहां पहुंच जाओ। वस्तुपाल का उद्देश्य पूर्ण हो चुका था। उनकी उपस्थिति में एक बार फिर सभा जुटी। पंडित हरिहर ने वस्तुपाल से आग्रह किया कि मैं तो आपकी प्रशंसा सुनकर बड़ी दूर से आया हूँ, कृपा कर अपना काव्य सुनाइए। वस्तुपाल ठठाकर हंसे और बोले, आपको काव्य सुनाकर मुझे अपनी हालत सोमेश्वर जी जैसी नहीं करवानी। हरिहर थोड़ा झिझकते हुए बोले, व्यवस्था थी, उन्होंने चोरी का काव्य सुनाया ही क्यों? वस्तुपाल की तीक्ष्ण आवाज़ सभागृह में गूंजी, कबीश्वर, यह गुजरात की राजसभा है। यहाँ सच और झूठ का फैसला बड़ी जल्दी हो जाता है। सोमेश्वर जी के श्रेष्ठ काव्य को चोरी का बताते आपको लज्जा नहीं आई? पंडित हरिहर क्रोधित होने का नाटक करते हुए सभा छोड़कर जाने लगे। तो वस्तुपाल ने हंसते हुए कहा, कविवर, खाली हाथ जा रहे हैं, कुछ भेंट तो लेते जाइए। और उन्होंने अपने हाथ में वही मोतियों की माला झुलाई जो कल योद्धावेश में उन्हें हरिहर से प्राप्त हुई थी। कांपते हुए हरिहर दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे। बोले, क्षमा करें, मुझे सरस्वती की कृपा से यह विशेषता प्राप्त हुई है कि केवल एक बार सुनी बात भी शब्दशः स्मरण रह जाती है। अपनी इस विशेषता का मैंने दुरुपयोग किया, क्षमा कीजिए। सोमेश्वर सभागृह में सादर बुलाए गए। उनसे भी हरिहर ने क्षमा मांगी और सभागृह राजगुरु सोमेश्वर, अमात्य वस्तुपाल और राणा वीर धवल की जय के गगनभेदी स्वरों से गूंज उठा। गुजरात के बाहर भी अब इस कीर्ति की गूंज होने लगी, लेकिन अभी तो इसमें और भी वृद्धि होनी थी। चंद्रावती के बुजुर्ग परमार राजा धारावर्ष देव जी का संदेश आया कि दिल्ली के सुल्तान ने अपने सरदार माजुद्दीन को आक्रमण हेतु भेजा है और यवन सेनाएं तेजी से आबू की ओर बढ़ी आ रही हैं। अभी सब लोग इस आंधी से निपटने के विषय में विचार ही कर रहे थे, तभी यह समाचार भी आया कि देवगिरी के नरेश सिंघण देव ने भी
गुजरात को मटियामेट करने की अपनी पुरानी अभिलाषा के साथ आक्रमण कर दिया है और वह ताप्ती के किनारे तक आ पहुंचा है। विपत्ति अकेले नहीं आती, उसी समय कच्छ की राजधानी भद्रेश्वर के राजा भीम सिंह का भी युद्ध निमंत्रण आ पहुंचा। रणनीति निश्चित हुई कि राणा भीम सिंह का सामना करने जाएं, वस्तुपाल यवनों का सामना करने बढ़ें और सेनापति तेजपाल देवगिरी नरेश को ताप्ती पार करने से रोकें। अमात्य वस्तुपाल ने आबू नरेश धारावर्षदेव जी को संदेश भेजा कि इस समय वही रणनीति अपनाना उचित होगा जिससे मोहम्मद गौरी को पूर्व में पराजित किया गया था। यवनों को बेरोक टोक आगे बढ़ने दो और जब वे आबू घाटी में प्रविष्ट हो जाएं, तब आप उन पर पीछे से आक्रमण करो और हम सामने से उनका मुकाबला करेंगे। रणनीति कारगर हुई। उस संकरी घाटी के पिंजरे में आक्रमणकारियों की हालत चूहेदानी में फंसे हुए चूहे जैसी हो गई। जमकर नरमुंडों की कटाई हुई। महज कुछ सैनिकों के साथ सरदार माजुद्दीन अपनी जान बचाकर भाग सका। उधर तेजपाल और कीर्तिदेव की जोड़ी ने देवगिरी की सेनाओं को ताप्ती पार करने ही नहीं दिया। जहां से भी पार करने की कोशिश करते, गुजरात के सैनिकों का झपट्टा या तो उन्हें वापस लौटने पर विवश कर देता या फिर नदी में डुबो देता। खींचकर सिंहदेव ने वापसी करने में ही अपनी भलाई समझी। राणा वीरधवल ने भी पराक्रम पूर्वक कच्छ की सेनाओं से मुकाबला किया, किंतु अंत में इस समझौते के साथ कि भद्रेश्वर नरेश भीम सिंह गुजरात के सामंत तो रहेंगे, किंतु उन्हें ससम्मान छत्र धारण करने की अनुमति होगी। युद्ध मित्रता के साथ समाप्त हुआ। गुजरात की विजय वाहिनियाँ जब वापस लौटीं तो प्रजा ने आनंद के अतिरेक के साथ उनका स्वागत किया और गुर्जर धरा की जय जयकार से गगन गुंजा दिया। प्रभास पाटन से अर्बुदगिरी तक और कच्छ की खाड़ी से ताप्ती के तीर तक सोलंकियों का कुक्कुट ध्वज शान से लहरा उठा। घिरा हुआ, मिटा हुआ, ध्वस्त, निर्बल, छिन्न विच्छिन्न गुर्जर प्रदेश उठकर खड़ा हो गया था। एक के सूत्र में बंधकर वह अगले 100 साल तक अजेय रहा। नमस्कार।